हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से। कुछ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर दुनिया में लगातार पूछे जाते हैं। मेन जो टॉपिक है जहाँ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फोर्स हमारा मेन फोकस है। ये सारी प्रॉब्लम फोर्स पर बेस हैं और जो टाइटल मैंने इसका दिया है वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में उसमें टाइटल दिया है फोर्स कंसेप्ट एंड अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी बताऊंगा और अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं इन्हें डिस्कस करूंगा और जो इसके आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं फर्दर फ्यूचर में उन्हें भी डिस्कस करूंगा। फ्यूचर पॉसिबल क्या हो सकते हैं। तो पहला एक बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में कभी पूछा गया था लेकिन आगे और कंपटीशंस में भी आया फिर से। फोर्स दे रखा था F1, किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था एक्स डायरेक्शन से F0 cos ओमेगा टी और वाई डायरेक्शन से F0 sin ओमेगा टी, और पूछा कि पाथ बताइए पार्टिकल का क्या होगा। तो ये इस तरीका का क्वेश्चन है। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, पहले 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उसी में फर्दर स्कोप भी बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ है। तो F1 की जो वैल्यू इसमें क्वेश्चन में देख रहे हैं हम वो दे रखी है F1 इजकल टू F0 और साथ साथ दे रखा है cos ओमेगा टी और एक्स कैप ले लो या आई कैप ले लो एक ही बात है। और F2 जो है वो है हमारा F0 साइन ओमेगा टी और जे कैप। ये फोर्स दे रखे हैं ये एलोंग एक्स एक्सिस। इस तरीका से समझें कि एक पार्टिकल है यहाँ पे मोशन कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स है एक तो फोर्स लग रहा है एक्स दिशा में इसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है दिस वन, और एक हमारा फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में। तो ये एफ एक्स है और ये हमारा एफ वाई है। पूछा है कि पार्टिकल अगर इन दोनों फोर्सों के सब्जेक्ट है तो इसका पाथ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है वो इसमें देखें कि यहाँ F1 अपॉन F0 की वैल्यू वो कैलकुलेट कर लें। F1 अपॉन F0 जो होगा वो हमारा cos ओमेगा टी हो जाएगा और साथ साथ आई कैप। उसी तरीका से यहाँ F2 अपॉन F0 निकाल लें, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस F1 अपॉन F0 का इसी के साथ क्या करें, डॉट प्रोडक्ट ले लें F1 अपॉन F0। जब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे cos ओमेगा टी आई और डॉट cos ओमेगा टी आई कैप तो यूनिक वेक्टर है तो ये वैल्यू हमें यहाँ से cos स्क्वायर ओमेगा टी मिल जाएगी, आई डॉट आई वन हो जाएगा हमारा। और उसी तरीका से सिमिलरली केस पे चले जाएं, दूसरे केस में चले जाएं F2 अपॉन F0 और F2 अपॉन F0, डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये जो वेक्टर्स हैं ये इसको ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं F1 अपॉन F0 का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर ए डॉट ए जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी F1 अपॉन F0 स्क्वायर यहां से ले लें और इसकी वैल्यू को F2 अपॉन F0 का स्क्वायर ले लें, ये वैल्यू हमारी बनेगी यहां से बच्चों cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 1। तो ये इक्वेशन यहाँ से हम सिंपली लिख पाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इजकल टू F0 स्क्वायर, और यहाँ से हमें दिख रहा है ये हमारी सर्कुलर इक्वेशन है। इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, जहाँ एक्स को F1 कह सकते हैं, वाई को F2 और ए को। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रेसिंग देखें तो ये इस तरीका से होगा पार्टिकल का पाथ फोर्स के अधीन। अगर तुम देखो तो ऐसे समझो जैसे ये तो तुम्हारा F1 इधर काम कर रहा है, F2 ऐसे काम कर रहा है, और पार्टिकल नेट फोर्स इन दोनों का स्क्वायर F0 स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इक्वेशन किसकी दिख रही है आपको, सर्किल की। तो पाथ कैसा बन के आएगा, सर्किल बनेगा। तो सर्किल आंसर हो गया। अब इसी पे क्वेश्चंस जैसे चेंज करता है, चेंज कैसे कर देगा। उसने कहा कि भाई F1 की जो वैल्यू है वो F0 एक्स cos ओमेगा टी आई है, F2 की वैल्यू कहता है F2 की जो वैल्यू है वो F0 वाई साइन ओमेगा टी जे कैप है, और ये आपस में इक्वल नहीं है। कौन कौन से, F0 एक्स जो हमारा किसके इक्वल नहीं है, F0 वाई के इक्वल नहीं है। अब इसका आंसर इलिप्स हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिफर हो गए। अब आपके पास अगर इसकी इक्वेशन सिमिलर वे में जाओगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी। अब
एक तरीका से ऐसे मान के चलें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये किसकी इक्वेशन बन गई। तो अगर यहां पे ऐसी कंडीशंस देता है तो आंसर आपको कैसा मार्क करना है, एलिप्टिकल। आप क्वेश्चन पे ही ना रुकें, आगे के क्वेश्चन सोच लें फ्यूचर के, फ्यूचर में कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। इसी में यहाँ साइन ओमेगा टी कर सकता है, यहाँ कॉस ओमेगा टी कर सकता है, तब भी आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। अगर इन दोनों में ऐसे भी कह सकता है कि इन दोनों में फेज पाई बाई 2 है, एक एक्स एक्सिस पे लग रहा है, एक वाई पे लग रहा है, एम्पलीट्यूड समान नहीं है, फोर्स बताओ, मतलब जो पार्टिकल होगा उसका पाथ क्या होगा। जो फोर्स की शेप होगी वही पार्टिकल उसी पाथ पे चलेगा, फोर्स के हिसाब से, फोर्स ही तो चलाता है पार्टिकल को। तो उसी तरीका से क्वेश्चन को बनाते चले जाओ। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे थोड़े से और चेंज करके दे सकता है कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्स दिशा में तो लग रहा है एफ नोट कॉस ओमेगा एक्स टी, और यहाँ पे दे दिया एफ नोट एक्स और साथ साथ दे दिया साइन ओमेगा टी। उसी तरीका से एफ वाई दे दिया कि एफ वाई की वैल्यू है एफ नोट एक्स साइन ओमेगा टी, वाई कर दो यहाँ, और यहां से ले लिया प्लस एफ नोट वाई कॉस ओमेगा टी, ऐसे दे दिया। अब आप एक चीज सदा याद रखना कि कॉस और साइन में अगर लग रहा हो और एम्पलीट्यूड हमारे ये दोनों आपस में सेम ना हो, सदा आंसर एलिप्स लगा दो, इलिप्टिकल पाथ होगा। जनरल जो पाथ है वो इलिप्टिकल होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, F1 भी कॉस में दे रखा है, F2 भी कॉस में दे रखा है, तब आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आंसर। अगर दोनों ही कॉस में है, फेज भी नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे। क्योंकि अगर सपोज किया, क्वेश्चन को बनाने सीख लो, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का, कि इसको कहते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने, ये आपको आने चाहिए। जैसे उसने क्या कहा कि भाई F1 भी हमारा क्या दे रखा है, F1 दे रखा है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप, और F2 दे रखा है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब हम देखें, ये तो हमारी डायरेक्शन के लिए हो गया, ये तो x दिशा में, ये y दिशा में। लेकिन अगर हम F2 अपॉन F1 की वैल्यू को देखें तो कॉस कट जाएगा, यहाँ टाइम पे निर्भर ही नहीं कर रहा है F नोट से, तो F2 अपॉन F1 की जो वैल्यू है वो j अपॉन आई की फॉर्म में आ गई। j और आई की तो केवल हमें ये पता चल रहा है, अगर ये टाइम फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये इक्वेशन इस तरीका की बन के आएगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, F2 अपॉन F1 बराबर 1। ये तो केवल डायरेक्शन के लिए ले रखा है j कहता हूं, तो ये F2 को अगर मैं y कह दूं और F1 को अगर x की डायरेक्शन में ले लूं तो y बराबर x की इक्वेशन बन गई। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा हमें। बात समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने सीख लो, जो कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हारा निकल जाए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम, अगर एम्पलीट्यूड सेम है, एक कॉस है एक साइन है, सर्किल, एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ पे दोनों एक कॉस में एक साइन में, सदा एलिप्स। कॉस और साइन दोनों का सुपरपोजिशन है, सदा एलिप्स। अगर F2 अपॉन F1 की वैल्यू टाइम पे निर्भर ना करे, सीधा स्ट्रेट लाइन। इस तरीका से क्वेश्चन बनते हैं। तो तैयार रखो ये सारे तरीका के जो क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। जब भी क्वेश्चन आए आसानी से क्वेश्चन को निकाल लो, क्या दिक्कत है। और कहने को एक क्वेश्चन एक था मैंने, लेकिन इसके 4-5 पोर्शन बना दिए। करना ही आपको ये होता है कि 10 क्वेश्चन चूज करो, उसके 4-5 चीजें उसमें जोड़ दो, पता चला करोगे 10 क्वेश्चन 50 चीजें सीख जाओगे। तैयारी में कुछ करना ही नहीं होता, यही कंसेप्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक क्वेश्चन को पकड़ो और उसमें जितनी चीजें निकाल सकते हो एक ही क्वेश्चन में वो करो, उसी में थोड़ी थोड़ी चीजों को चेंज करके देखो क्या आगे क्वेश्चन क्या बनेगा। आपको पता होगा एक मेरा खास फोकस रहता फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन, तो क्या करेगा पेपर सेटर ऐसे ही करता है। आपके F1 F2 में कॉस ओमेगा टी और साइन ले लिए थे, एम्पलीट्यूड सेम थे, आपका चेंज कर देगा। तो तैयार हो उसके लिए, आने की पूरी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों में। अब चलेगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कहने को ये किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताई दे रहा हूं, ये एक ऐसे कंसेप्ट हैं फिजिक्स के, चाहे आप कंपटीशंस की दुनिया में कोई भी एग्जाम लिखें, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखें, पीजीटी लिखें, PCS के मेंस लिखें, और चाहे आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेम, जेस्ट, गेट, नेट, मार्क सभी में पूछे जाते हैं इन पे पैटर्न पे क्वेश्चन। एक पेपर में सदा याद रखें 20 से 30% बेसिक फिजिक्स पूछी जाती है हर कंपटीशंस में।
20 से 30%। और कई बार तो अगर आप पीजीटी में देखोगे तो 80% बेसिक फिजिक्स ही पूछी जाती है, 90%। तो पीजीटी के लिए तो बिल्कुल ये एक समझें कि इससे बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। अगर आप इन क्वेश्चनों को करें, इनके आसपास की चीजें करें, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो आईआईटी पेपर दे रहे हैं, जो नीट का पेपर दे रहे हैं, जो 12th के पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भी, सबके लिए यूजफुल है ये सारे कंसेप्ट, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब जगह। तो क्वेश्चन है दूसरे में, यूएक्स दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन 5/x² - 1/x, इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछिए। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा सॉल्व, देखो ऐसे करूंगा मैं कि हमारे पास यूएक्स की वैल्यू अगर हमें देता है क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी, और मान लो ऐसे दे दी a/x⁶ - b/x⁴ ये दे दिया। अब अगर इसकी इस क्वेश्चन से कंपैरिजन करोगे तो a की जगह 5 समझ लो, यहाँ x6 की जगह x² दे दिया है, b की जगह पर आप ये मान के चलो 1 दे दिया है, और यहां पे x की 12 की जगह पे x ले रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैटर्न को समझें। यहां पे u की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो आपको एक टिप्स सीखना है, बस उसके बाद वो क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे आप सॉल्व कर देंगे। कैसे लेके चले, इसे मैं इसलिए लेके चला हूं कि सबसे ज्यादा बार मैंने जीवन में अगर फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन देखा तो इस पैटर्न से देखा है, इस फॉर्म में। आप पूछेंगे सर ये क्यों दिया, या आपने चूज इसकी बजाय इस क्वेश्चन को इसकी बजाय इसमें क्यों दिया, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो हमारे वान डेर वाल फोर्स होते हैं, दो जो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, उसमें जो पोटेंशियल होता है उसी फॉर्म में होता है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल और रिपल्सिव पोटेंशियल। अट्रैक्टिव तो ये पोटेंशियल होता है, रिपल्सिव ये होता है। तो बेसिकली जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, उन दोनों को कवर कर रहा होता है ये एक्सप्रेशंस। अब हम समझें कि इसी क्वेश्चन में 4 चीजें कैसे निकालें। मैं एक नहीं निकालूंगा, 4 चीज सिखाऊंगा तुम्हें। कि इसमें क्वेश्चन में पूछता है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस वैल्यू के लिए, किस x = x0 कह दो, उसके लिए 0 होगी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है। तो आप क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब ये दो टर्म इसके बराबर हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a/x⁶ = b/x⁴ तो क्या बन गया, a = b/x⁴ तो x⁴ कितनी बनी, तो x निकल गया यहां से, कितना, कोई दिक्कत हुई, एक क्वेश्चन करा दिया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहेगा कि कहां 0 होगी, सीधा 0 कर दो, और उसको क्या कह दो, अगर वो कहता है x = x0 पे तो x को x0 कह दो। फिर पूछता है फोर्स बताइए, फोर्स क्या होगा, और इसी में क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्स 0 कब होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट को किस पॉइंट को कहते हैं, जहां पे फोर्स 0 हो। तो फोर्स के लिए आप जाएंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है -du/dx। फोर्स होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या करें, -du/dx, और u की वैल्यू पुट कर दें, कितनी, a/x⁶ - b/x⁴ इक्वल टू कितना बना बच्चों, 6a/x⁴ देखो, और अगला देखो -12b/0 और मान लो ऐसा कब हो रहा है, ऐसा जब हो रहा है जब x = x0 है, तो x0 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा जहां पे फोर्स 0। तो क्या वैल्यू आ गई यहां से, 6a/x0⁴ = 12b/x0⁴। तो क्या आ गया यहां से, x06 = 2b/a। मैंने जीवन में इस पोर्शन में इससे ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं देखा आया हुआ, बिल्कुल ऐसा पूछता है। तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई, 2b/a, और इसकी पावर 1/6। नहीं निकाल पाए,
ये आंसर आ गया। अब आगे चलोगे, सी कहेगा फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा, फोर्स कब रिपल्सिव होगा। मींस आपको चेक करना है x बराबर x नॉट पर फोर्स 0 है। आपको बताना है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x नॉट होगी तो फोर्स की नेचर कैसी होगी, और जब x लेस देन x नॉट होगा तब फोर्स की नेचर कैसी होगी। नेचर ऑफ फोर्स कैसे चेक करोगे बच्चों? ये मैंने देखो इस फॉर्म में लिख ही रखा है यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ मत देखो, यहीं से देख लो, कोई जरूरत नहीं। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ये 0 किया था तुमने, 0 मत करो, ये फोर्स ये हुआ। फोर्स की वैल्यू यहां से कितनी बनी, 6a अपॉन क्या वो आ गया, किसने गिराया फोन? चलो बोतल तो गिर जाओ। 6a अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 12b अपॉन एक्स की पावर 13 हो गया। पता क्या करो, इसमें कॉमन निकाल दो। क्या निकालना है कॉमन? 6a कॉमन निकाल लो चलो, और अपॉन एक्स भी कॉमन निकाल लो। क्या बना, 1 अपॉन एक्स की पावर 6, देखो यहां से, माइनस 2b अपॉन ए भी तो आएगा, और क्या रह गया, क्यों जी, यही तो बना, या कुछ और बना? ध्यान दो मेरी बात पे, यहां 2b अपॉन ए को हमने वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी बच्चों? बल्कि ऐसा कर लो, इसे x की पावर 6 को बाहर ले आओ, इसे ऐसे ले आओ, 6a अपॉन एक्स की पावर 7 ले लो, और यहां बताओ मुझे क्या बना, 1 माइनस 2b अपॉन ए, ये तो बना। ये नहीं बना, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान दो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स इजकल टू 6a अपॉन एक्स की पावर 7 1 माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6। नहीं बना, नहीं बना। अब ध्यान दो, अगर ये मैंने x की वैल्यू x नॉट रख दी इस रिजल्ट में, तो फोर्स मेरा 0 ही हो गया, नहीं हो गया? और अगर मैं इस x की वैल्यू को x नॉट से ज्यादा कर देता हूं यहां, तो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स कितना बन गया बताओ? और अगर मेरा x लेस देन x नॉट हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्यों जी? फोर्स कैसा हो गया, 3 केस नहीं आए समझ में, ये फोर्स 0 था, यहां F की वैल्यू पॉजिटिव है, रिपल्सिव हो गया, ये अट्रैक्टिव हो गया। आ गया? एक चीज और सिखानी है यहाँ, उसे भी सीखो। ये तुम्हें पता है, मैंने एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीज सिखा रहा हूं। U 0 कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, फोर्स की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0 करके इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। अगले में क्या सीखोगे, डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, डी। एक टर्म्स होती है डिसोसिएशन एनर्जी, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है, 2 मॉलिक्यूलों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट है ये। डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, डी। डिसोसिएशन एनर्जी को दिखाते हैं डी से, ये होती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स बराबर इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करें, माइनस यू एट एक्स बराबर एक्स नॉट पहले, ये होता फॉर्मूला। सीख लो और लिख लो अपने नोटबुक में। डिसोसिएशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एक्स बराबर इन्फिनिटी पे ली जाए, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कहां पे कैलकुलेट की जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे।
मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पूरे सिस्टम को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे निकाल ली और इक्विलिब्रियम पे निकाल ली, इन दोनों का अंतर करके हमें डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाती है। सीख लो ये निकालनी, क्या करना है अब, काम तुम्हारा रह गया क्या, यू एट एक्स इन्फिनिटी तो जीरो ही हो गया ये, क्योंकि जब इन्फिनिटी यहां करोगे तो जीरो हो जाएगी। अब दूसरा काम क्या रह गया, ये रह गया यू एट एक्स बराबर एक्स नॉट पे कैलकुलेट करो। एक्स नॉट तुमने कैलकुलेट कर रखा है, यहां वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गई यू एट, क्या लिखोगे आंसर, ए अपॉन एक्स नॉट की पावर 6 माइनस बी अपॉन एक्स नॉट की पावर 12, ए अपॉन एक्स नॉट की पावर 6 कितनी हो गई, 2b अपॉन ए माइनस बी अपॉन, हाँ जी, पहले x बराबर एक्स नॉट पे निकाल लो ना, कितनी आई, माइनस बी अपॉन, बताओ जल्दी से, 2b अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू मिली हमें ए स्क्वायर अपॉन 4b, माइनस यहां से क्या बनला, ए स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, यहां से तो 2b आएगी है और यहां से 4b आएगी, कितनी बनी, नहीं 4b स्क्वायर आ रहा है, नहीं आएगी, एक बी कट भी तो जाएगा ना, 4b आएगा, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, अब आंसर पर चले जाओ, ये थी ना डेफिनेशन, ये जीरो थी, माइनस और ये वैल्यू निकाल ली तुमने, तो आंसर कितना बन गया, आंसर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो मॉलिक्यूलों को जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे उन्हें अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी सप्लाई कर दें। माइनस का मतलब है कि स्टेबल था सिस्टम, माइनस का मतलब ये है, लेकिन एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी उसे ए स्क्वायर अपॉन 4b देनी पड़ेगी, तब वो डिसोसिएट हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं और उन्हें हमने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आंसर में माइनस ए स्क्वायर बाई 4b है तो वही मार्क करना, वहां पे आपको पूछेगा क्या कि डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होगी, तो वहां पे आंसर दे देगा ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर अपॉन 2b माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b, ऐसा बना देगा क्वेश्चन। क्या मार्क करोगे, यस। क्या सिखा दिया, एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज सिखाई तुम्हें। अब तुम इस क्वेश्चन को करो तो ये तो कुछ है ही ना, ये तो इतना इजी है, इक्विलिब्रियम पूछा है, डी अपॉन डी एक्स को जीरो करो, सॉल्व कर दो, एक्स नॉट निकालना है, कोई देर लगेगी क्या, 1 मिनट में निकाल दोगे। तो करना यही है आपको कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में डीप में घुस जाओ और क्या करो, एक एक तरीका पे 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस जो है तैयार करके चलो, जिससे क्या हो कि 50 क्वेश्चन करो लेकिन 250 क्वेश्चन के बराबर हो जाए वो। उससे फायदा ये होगा कि आपकी कवरेज जो है पेपर में बहुत ज्यादा होकर जाएगी। आता है ये क्वेश्चन जो मैं अभी पढ़ा रहा था, खासतौर से बच्चे जेम जेस्ट और ये सब सोच रहे होते हैं कि कुछ अलग से पेपर आते हैं, सब यही कंसेप्ट लगते हैं। सब पेपरों में कुछ नहीं होता, कोई क्वेश्चन किसी कंपटीशन का मोहताज नहीं होता, इस कंपटीशन का मोहताज नहीं होता कि इसमें पूछा गया ये आगे किसी दूसरे में नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं में थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, क्वेश्चन नया दे देते हैं। तो ये मेरे 2 कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था, ये किया मैंने, ये किया, एक थ्योरेटिकल डिस्कस कर देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। यहाँ क्वेश्चन था फॉलोइंग फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव। देखो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो और कंजर्वेटिव फोर्स की हमें सिंपल डेफिनेशन पता हो। डेफिनेशन में कंजर्वेटिव में ये होता है कि कोई फोर्स के अधीन अगर मोशन हो रही है और पार्टिकल एक पॉइंट से गुजरे और दोबारा उसी पॉइंट से दोबारा गुजरे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए जो पहले थी, तो वो फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होते वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। जो हमारे जनरल फोर्स हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन अंडर हुक्स लॉ, ये सभी जो केस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं।
नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन से आते हैं फिर? विस्कस फोर्स, उसके बाद फ्रैक्शनल फोर्स, उसके बाद इलास्टिक फोर्स, हाई स्ट्रेसेस फोर्स, ये सब फोर्स कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के जो फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, मैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यहाँ। तो कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल्स में देखो, हमारा जो मेन कंजर्वेटिव फोर्सों के एग्जाम्पल हैं, 4-5 में नाम लिखे दे रहा हूं। ग्रेविशनल फोर्स, ग्रेविशनल फोर्स, उसके अलावा हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविशनल फोर्स। उसके अलावा मोशन अंडर हुक्स लॉ, मोशन अंडर हुक्स लॉ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसे मैं कहना चाहूंगा वो होता है हमारा वान डेर वाल फोर्स। ये सब फोर्स जो हमारे कंजर्वेटिव में जाते हैं। जहां तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात है, भाई नॉन कंजर्वेटिव में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जैसा हमें पता हूं, तो नॉन कंजर्वेटिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नॉन कंजर्वेटिव में देखो, फ्रैक्शनल तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ही, फ्रैक्शनल फोर्स, उसके अलावा विस्कस फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक नहीं, इलास्टिक तो इसी में जाते हैं, इलास्टिक फोर्सों में तो मोशन अंडर हुक्स लॉ आती है। इनइलास्टिक फोर्स और तुम्हारा हाई स्ट्रेसेस फोर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन कंजर्वेटिव के, बहुत आते हैं इन पे क्वेश्चंस, तो इनको तैयार रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव पूछा था तो फ्रैक्शनल हमें सिंपल मार्क करना था। इसमें फिफ्थ क्वेश्चंस में कंसेप्ट देखें, क्या हमारा फिफ्थ में कंसेप्ट लगेगा, लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है। इस फॉर्म पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यू की वैल्यू देता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में देता है, फोर्स पूछता है। तो फोर्स को सिंपली लिखें, जो फोर्स होगा हमारा वो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। जब भी पोटेंशियल एनर्जी दे तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही होता है फोर्स निकालने का। यू जब भी एक्स का फंक्शन है, आप फोर्स पे ऐसे जाएं, अगर केवल 1D केस है तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप लें, अगर 2D केस है तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप लें, 3D केस है तो माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप तक जाएं। ये 1D में लगेगा, यहाँ तक लोगे 2D में, और तीनों को ले लोगे तो 3D में लग जाएगा। तो यहाँ पे इस केस के बाद आपको पता चल जानी चाहिए 2D केस है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मोशन कन्फाइंड है, तो आपकी ये टर्म तो जीरो ही हो गई। यहां से मिलेगा तुम्हें वैल्यू, तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस हाफ के, तो ये आई जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारा 2xi। यहां से लेकर चलोगे तो माइनस डी यू अपॉन डी वाई करोगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस हाफ के, तो ये आएगा ही, और 2y जे कैप, और ये बाद की टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां पे यू किसका फंक्शन नहीं है, जेड का है ही नहीं। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई, F बराबर माइनस के एक्स आई माइनस के वाई जे कैप। अब इस पे क्वेश्चंस और फर्दर क्या पूछे जा सकते हैं, ये याद रखो। ये तो फोर्स हो गया सिंपली, इसको मैं चाहूं तो बच्चों इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, माइनस के आर पोजिशन वेक्टर, और आर पोजिशन वेक्टर की वैल्यू यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगी। अगर यही प्लेन हमारा मोशन वाई जेड प्लेन में होती तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती हाफ के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर यही जेड एक्स प्लेन में होती मोशन तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर तीनों में कोई से में भी जा सकता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर इस पर फर्दर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकल में तो देखो ये पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी देखो इस फॉर्म में कहेगा, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। आगे सोचा करो कि आगे इस पर क्या पूछा जा सकता है, तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गई, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट एक्स दिशा में भी और वाई में भी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे जैसे पूछता है कि एक्स दिशा में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो भी आंसर रूट के बाई एम लगाओगे, और जो वाई में है वो भी आंसर क्या लगाओगे, रूट के बाई एम। तो ये केस कैसा हो गया, ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा वाई बराबर ओमेगा हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फोर्स कांस्टेंट सेम है। अब एनर्जी पूछता है, तो एनर्जी में आप ध्यान दें, एनर्जी जो होगी क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर पूछता है तो एनर्जी में लगाएंगे
nx प्लस हाफ ब्रैकेट में और h कट ओमेगा x प्लस ny प्लस हाफ h कट ओमेगा y और ओमेगा x ओमेगा y को ओमेगा लिख देंगे, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि u की जो वैल्यू है वो हमारी मिलती है हाफ k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k2 y स्क्वायर। अब फोर्स पूछता है, आपका फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे, क्यों? यहाँ पे माइनस k1 x आई आएगा, यहाँ पे माइनस k2 y आएगा जे कैप में, तो फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम नहीं होंगी। ओमेगा एक्स हो जाएगा रूट के एक्स पाई एम, ओमेगा वाई हो जाएगा रूट के वाई बाई एम। ऐसे ही तो बन जाता है क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी ये है और कहता है ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की जो फ्रीक्वेंसी की रेशो वो बताओ, तो यहाँ पे ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई सिंपली अगर पूछता है एक्स दिशा में फ्रीक्वेंसी और वाई में, तो ये आंसर हो जाएगा अंडर रूट के एक्स अपॉन, अब यहाँ पे वेरिएबल दे देगा, कोई से भी 3/4 पूछ लेगा या सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा। क्या करें, जब भी चीजों को करें तो आपको थोरोली तो पता ही हो, लेकिन उस पर अप्लाइड कंसेप्ट जरूर सोचते रहें कि क्वेश्चंस हमें क्या क्या इस पर बना सकता है। तो ऐसे कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर आप ज्यादा अंतर तक जाके चीजों को कर लेते हैं तो आपके लिए राहें आसान रहती हैं, पेपर आपको सदा ही आसान लगेगा। आसान और टफ में यही फर्क रहता है कि पेपर सदा उन्हें मुश्किल लगता है जो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आए हैं केवल वहां तक रुक जाते हैं और क्या करते हैं आगे की चीजें नहीं पढ़ते। जब भी आप पेपरों को पीछे सॉल्व करें, खास तौर से जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 2 चीज सदा सामने रखनी चाहिए। एक सिलेबस, क्या क्या हमारे सिलेबस में मेंशन है, और दूसरा उस सिलेबस में से क्वेश्चंस पहले क्या क्या आए हैं। उसके बाद क्या करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस सर्च करने का प्रयास करें कि ये आ चुके हैं, आगे क्या आ चुके हैं, क्या आने की संभावना बन सकती है, क्या आने वाला है। अगर आप वैसे तैयार रहते हैं तो फिर आपको सदा ही आसान लगेगा पेपर। तो देखो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं था। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको क्या कर देना, du/dx 0 करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब इसको देखें, ये बहुत पूछा जाता है। कहता है लेंथ ऑफ मेटल वायर है L1 जब टेंशन T1 है, और L2 जब है जब टेंशन T2 है, तो नेचुरल लेंथ पूछिए वायर की क्या होगी। तो इजी क्वेश्चन है काफी, मोशन अंडर हुक्स लॉ पे क्वेश्चन आता है। और मैं कहूंगा कि 5 क्वेश्चंस में से अगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटने पड़े तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसे मैं नंबर 1 पे दूंगा, ux बराबर a/x की पावर 6 माइनस b/x की पावर 12। वो अब तक का इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो लगातार मैंने देखा है पेपर में, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं लेकिन ये इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये भी और ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कंसेप्ट अच्छे लगते हैं। तो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ मेटल वायर L1 है कब है, जब टेंशन T1 है, और L2 जब है जब टेंशन T2 है, तो नेचुरल लेंथ बताइए। तो ये मोशन अंडर हुक्स लॉ से क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं, कैसे हम निकाल के चलते हैं। हम जानते हैं कि जो टेंशन होती है वो एक्सटेंशन के सीधी प्रोपोर्शनल होती है। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, यही तो कहता है मोशन अंडर हुक्स लॉ कि प्रतिबल जो होती है, वो जो हमारा फोर्स होता है, टेंशन जो प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या है, शुरू में मान लो लेंथ L1 थी, शुरू में लेंथ L थी, बाद में लेंथ L1 हो जाती है, तो एक्सटेंशन जो हमारा बनेगा, टेंशन T1 जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो हमारा L1 माइनस L के प्रोपोर्शनल होगा। शुरू में लेंथ L थी ओरिजिनल, बाद में लेंथ टेंशन लगने के बाद में L1 हो गई, तो T1 हमारा L1 माइनस L हो गया सीधा। यही तो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ ही तो एक्सटेंशन होता है। और जब हमारी टेंशन T2 थी तो लेंथ हो जाती है L2, तो एक्सटेंशन हो जाएगी उस समय पे L2 माइनस L। L तो नेचुरल लेंथ है, L2 टेंशन के बाद में लेंथ है जो, तो लेंथ में चेंज कितना आया, L2 माइनस L आ गया। तो T1/T2 नहीं निकल लोगे यहां, कितना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो कट जाएंगे, L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L हो गया। ये सीधा हुक्स लॉ से लिया गया है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे सीधी कैलकुलेशन करें, L2T1 माइनस LT1 इजकल टू L1T2 माइनस LT2, ये हो जाएगा। इस टर्म को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो L2T1 माइनस L1T2, इस टर्म को इधर ले आए, ये हो गया। और इधर क्या बन जाएगा, ये L, देखें
इस टर्म को मैं इधर लाया हूं, इस टर्म को इधर ले जाओगे तो क्या बना ये यहां LT1 माइनस LT2। क्यों जी, कुछ और तो नहीं बन रहा? देख लो कैलकुलेशन, L2T1 माइनस LT1 इजकल टू T2L1 या L1T2 एक ही बात है, माइनस LT2। तो L2T1 तो ये रह गया हमारा, इस टर्म को इधर ले जाए, इस टर्म को इधर ले जाए। सही आ रहा है? यहां से L पूछा है हमसे, तो L की वैल्यू L2T1 माइनस L1T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो गई। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कहेगा टेंशन T1 पे लेंथ इतनी है, टेंशन T2 पे लेंथ इतनी है, और आप बताएं कि जो नेचुरल लेंथ है वो क्या होगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, L1 के करस्पॉन्डिंग T1 टेंशन, L2 के करस्पॉन्डिंग लेंथ, L2 के करस्पॉन्डिंग T2 वैल्यू दे देगा, और फिर L पूछ लेगा। तैयार रहें, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार। अगर कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चंस की चॉइस के तौर पर रखा जाए तो बहुत ऊपर मैं इसी की रैंकिंग दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा इस क्वेश्चन को, लगातार पूछा ही जाता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। अगला मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट का बहुत आता है। कहता है दो स्प्रिंग्स है, उन पर फोर्स कांस्टेंट की रेशो 9 और 16 है। यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देता है। सेम वर्क इज डन ऑन देम, रेशो ऑफ इलोंगेशन पूछता है। कई बार क्या, दो तरीका से आता है क्वेश्चन, इस पे दोनों तरीका से मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पहले डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्डर में नहीं किए मैंने सॉल्व, ऑर्डर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस पेज के तो मैंने इधर वाले, मतलब इस बोर्ड के इधर वाले कर दिए हैं, इस इधर वाले करता हूँ अब इसके बाद। तो क्या कहता है, दो स्प्रिंग देता है, उनके फोर्स कांस्टेंट की रेशो, फोर्स कांस्टेंट K1 और K2 से दिखाए जाते हैं। तो K1 अपॉन K2 की जो रेशो है वो हमारी क्वेश्चन में दे रखी है 9/16, और वर्क क्या कहा है, सेम वर्क है, सेम वर्क। क्या पूछा गया है, रेशो ऑफ इलोंगेशन पूछी है, रेशो ऑफ इलोंगेशन। काफी चीजें कराऊंगा मैं इसमें, काफी चीजें पूछी भी जाती हैं। एक फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने चॉइस ही क्वेश्चनों की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरी, क्योंकि मैं चॉइस जो रख रहा हूँ वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन चाहता हूँ कराने, जिससे क्या हो कि आपको कवरेज जो है काफी ज्यादा मिल जाए। हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क है वो हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। DW जो होता है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो हमारा FDX होता है। अगर फोर्स F काम कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट DX होता है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो F इंटू DX होता है। बेसिकली F और DX की जो वैल्यू है वो हमारी तय करती है कि हम यहाँ पे जो साइन लें वो क्या लें। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन बनेगा FDX cos थीटा। जब हम स्प्रिंग को लेकर चलते हैं, स्प्रिंग हमारी ऐसा होती है, तो स्प्रिंग में क्या देखते हैं कि फोर्स तो हमारा ऐसा होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, जैसे तुमने इसको इधर को खींचा तो रेस्टोरिंग फोर्स बैक में चलेगा, और एलोंगेशन तुम इधर बढ़ा रहे हो, इसका एक्स तो बढ़ाना चाह रहे हो, और फोर्स रेस्टोरिंग पीछे बैक में काम कर रहा है, तो एफ तो इधर आया और डीएक्स तुम इधर बढ़ाना चाह रहे हो, तो इनमें एंगल कितना बना हमारा 180 पाई का एंगल। तो जब हम इसमें एफ डीएक्स कॉस थीटा में थीटा लेंगे तो थीटा कितना लेंगे, पाई, तो थीटा हमारा पाई हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया माइनस एफ डी एक्स। और मोशन अंडर हुक्स लॉ में एफ की वैल्यू होती कितनी है, माइनस के एक्स, के फोर्स कांस्टेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फोर्स, ये यहां पुट कर दें तो ये वैल्यू के एक्स डी एक्स हो गई। ध्यान दें, अब हमारे पास में क्या है, ये एक्सप्रेशन किस चीज का है, ये है कि x से लेके x प्लस डी एक्स तक जब स्प्रिंग की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, के एक्स डी एक्स। अगर शुरू में हमारी जो लेंथ है उसको, हमारी नेचुरल लेंथ थी उसको हमने एक्सटेंड नहीं किया, शुरू में जो है कोई भी एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे x की लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि जब तक तुमने खींची नहीं, वो खींचने वाली लेंथ है ना,
तो क्या होगा, और उसके बाद में उसे x तक बढ़ा दिया गया, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस को तय करते हो तुम। कोई जरूरी नहीं है को हर बार क्या करे, वो कह देगा x1 से x2 तक लेंथ के बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना पड़ता है ना। अगर वो कहता है शुरू में लेंथ जो थी स्प्रिंग की वो x1 थी और x2 तक हमने बढ़ाई, तो वर्क बताइए, तो यहां वर्क हो जाएगा, ये सिंपल। तो वर्क का फॉर्मूला यहां क्या बन जाएगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। शुरू में कोई एक्सटेंशन नहीं था, x1 अगर शुरू में कहता है 0 था, तो वर्क की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारी आएगी हाफ के x2 स्क्वायर। और कई बार x2 को अगर वो कंडीशनल कह देता है x है, तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा हाफ के x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम फिर अलग अलग फॉर्मों में लिखते हैं। एक फॉर्मूला इसका बनता है एफ स्क्वायर अपॉन 2k, और एक इसका फॉर्मूला बनता है हाफ एफ एक्स। ये तीन फॉर्मूले हैं वर्क के। एक हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। जो किया गया वर्क है वही इन दी फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और एक चीज तुम्हें सीखनी है यहाँ कि अगर हम दो तरीका के क्वेश्चन इस पर और भी पूछे गए हैं, मैं दोनों तीनों तरीका के क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा सा डीप तक ले चलता हूं। इसमें क्वेश्चंस आते क्या हैं उसको सुने। ये तो फॉर्मूले तो तीनों याद ही रखें, इसका डिस्क्रिप्शन समझ लें। अब क्वेश्चंस में एक चीज जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सुने, कौन सा फॉर्मूला हम कब लगाएं। अगर कहता है दो स्प्रिंग है उन पर फोर्स सेम लग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट उनके इतने, वर्क की रेशो निकालो, तो ये लगाओगे। मेरी बात को सुने, फिर से सुने। अगर वो कहता है कि फोर्स सेम लग रहे हैं, दो स्प्रिंग है और दोनों पर फोर्स सेम लगते हैं, फोर्स कांस्टेंट की रेशो कह दी कि 9/16 है, कहता वर्क की रेशो बताओ। तो अगर ऐसा देता है कि K1 अपॉन K2 की वैल्यू आपको इसी क्वेश्चन में दे दी 9/16 है, और कहता है फोर्स सेम लग रहा है दोनों स्प्रिंगों पर, तो वर्क का फॉर्मूला जो होगा W अपॉन W2, उसको इस फॉर्मूले पे जाए, सेम फोर्स से जो फोर्स कट जाए, तो यहां पे लगा देंगे एफ स्क्वायर अपॉन 2K1 अपॉन एफ स्क्वायर अपॉन 2K2 इजकल टू आंसर हो जाएगा K2 अपॉन K1। आंसर क्या लगाओगे इसी में, 16/9 होगा। अगर क्या पूछता यहां पे सेम वर्क ना कह के कह देता कि जो दोनों स्प्रिंग है उन पर फोर्स सेम लगता है, और कहता वर्क की रेशो बताइए, तो क्या लगाओगे आंसर 16/9। कौन सा फॉर्मूला, एफ स्क्वायर बाई 2K। एफ सेम हो गया, और जैसे जो तुम्हारे फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो यहां 9/16 की बजाय रिवर्स कर दो, 16/9 आंसर आ जाएगा W/W। क्यों, यहां पे वर्क को सेम कहा है तो ये W सेम हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाओ, क्यों, क्योंकि इलोंगेशन पूछा है, रेशो ऑफ इलोंगेशन, तो इसमें क्या लगाओगे, W सेम होने से हाफ K1 x1 स्क्वायर की वैल्यू हाफ K2 x2 स्क्वायर हो गई। क्यों, फॉर्मूला ये है, वर्क सेम है, K1 हमारा K1 और K2 सेम नहीं है दोनों स्प्रिंग के लिए, तो कंपनसेशन कहां से आएगा, K अलग होने से। K अगर ये ज्यादा हुआ तो X कम होगा यहां। अब भी नहीं समझे, यहां पे K तुम देख रहे होगे सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। वर्क सेम है तो इलोंगेशन अपने आप अलग अलग आएगा। क्या आ गया यहां से, x1 अपॉन x2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, K2 अपॉन K1, और K2 अपॉन K1 यहां से कितना हो गया 16/9, 9/16 है ना K1 बाई K2, तो नहीं निकल पाए। x1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 हो गई। अभी मैंने दो जगह के लिए सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, अब तुम्हें पूरी फिजिक्स सिखा दी इसकी। क्वेश्चन जो आया था उसमें 4-5 चीजें करा दी, फॉर्मूले ड्राइव करने सिखा दिए ये। उसके अलावा सेम वर्क पे रेशो ऑफ इलोंगेशन पूछ रहा है तो कैसे करोगे, सेम फोर्स पे अगर वर्क डन की रेशो पूछता है तो कैसे करोगे। दो तरीका के क्वेश्चन आते हैं इस पे। बढ़े आगे, सारा ही महत्वपूर्ण था ये, जितना भी टॉपिक था ये पूरा का पूरा
अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा 7th नंबर, अभी तो बच रहे हैं, काफी क्वेश्चन है। करना यही है कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी फिजिक्स जानो, फिजिक्स जानने के बाद उस पर अप्लाइड क्वेश्चन की रेंज को बढ़ाओ, कवरेज को बढ़ाओ, जानने का प्रयास करो कि क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। 2-3 तरीका के क्वेश्चन मैं इस पर देखता हूं ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, और 2-3 बातें जो थोड़ी फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उन्हें भी मैं बता दूं कि चाहे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक स्प्रिंग है, उसको एक्स लेंथ तक खींच दिया, नेचुरल लेंथ उसकी सपोज क्या L0 थी, एक्स खींचा या एक्स कंप्रेस किया, कहेगा दोनों केसों में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कब ज्यादा होगी कम कम। तो याद रखना सेम रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर में क्या होगा, चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर खींच रहे हो तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ। और एक्स में उतनी एक्स आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो एक्स माइनस का हुआ, लेकिन माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस। तो स्प्रिंग को खींचने में भी, ऐसे एक्सटेंशन करने में भी वर्क करना पड़ता है और ऐसे करने में भी, और वो अगर सेम आपने एक्सटेंशन किया है, सेम ही उसका कंप्रेशन किया है, तो वर्क सेम रहता है। एक बात। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या फिजिक्स के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग को खींच दिया गया एक्स डिस्टेंस, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये मैंने देखा कंपटीशंस की दुनिया में, पूछता है कि बताएं कि स्प्रिंग का मास में कितना चेंज हो जाएगा। तो क्या करना, mc स्क्वायर को हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल कर देना। क्यों, एनर्जी जो हुई वो हाफ के एक्स स्टोरेज हो गई खींचने से एक्स, और मास में चेंज कितना आएगा, मास बढ़ेगा। जब भी एनर्जी कहीं पे आती है तो मास आता है, तो यहां पे जो m डैश होगा, जिसे कहेंगे कि मास में कितना मास बढ़ा, तो उसका आंसर होगा m डैश इजकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। के देगा, एक्स देगा, सी हमें पता है, कह देगा मास कितना बढ़ा। अगर आपसे कहता है कि एक कोल्ड कॉफी है एक हॉट कॉफी है, कहता है बताओ भाई इसमें मास किसका ज्यादा, तो हॉट कॉफी का, क्योंकि उस पर एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। इन कंसेप्टों को सीखो, क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। अब जैसे के एक्स आपको दे देगा, कहेगा कि मास बताओ, लेकिन होता क्या है, ये वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा नहीं आती। सी स्क्वायर इस वैल्यू को 9 गुणा 10 की पावर 16 से डिवाइड करता है, और वो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -15 ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट बदलता है। इतनी ज्यादा ये वैल्यू होती नहीं, इसलिए इसको हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब रिलेटिविटी से कहे तो आपको आंसर लगाना, चाहे वो कितना भी अंतर आए। बात समझ गए, इस कंसेप्ट को भी सीख कर रखो। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था दिस वन। अब मैं चलता हूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ले चलता हूं। पहले क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है कि एक चेन है जो हेल्ड ए फ्रैक्शनलेस टेबल पे विद 1/3 ऑफ इट्स लेंथ hanging over the edge. If the chain has the length L and mass m, then the work required to pull the hanging part back on the table. पहले देखें क्वेश्चन क्या है और समझें पहले। इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, एक स्प्रिंग है, ये हमने स्प्रिंग ले ली, हाँ चेन है इस तरीका की, कोई नहीं, ये चेन की लेंथ मान लो L है, चेन की लेंथ है L। इसका 1/3 जो पोर्शन है यहां से लेके और यहां तक, यहां L/3 इधर है और 2L/3 इधर है, जब तो ये पूरी L बनेगी। ठीक, अब क्या कहता है कि ये ऐसे लटकी हुई है, इसका L/3 पोर्शन नीचे लटका हुआ, ये पूरी चेन है जिसकी लेंथ मान लो L है, और इसका पूरे का मास मान लो M, इसकी पूरे का मास कितना मान लिया M। तो मुझे बताओ यहाँ पे मास कितना होगा, M/3 होगा ये। क्यों, मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा, तो M/3 मास यहाँ होगा, 2M/3 यहाँ होगा, जब तो टोटल मास कितना बनेगा M। यस, तो यहां पे अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आपको यूनिफॉर्मली लिख रहा है। पूछा पता क्या है, कहता वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग, जो हैंगिंग पोर्शन है इसको यहां तक लाने में,
कितना वर्क करना पड़ेगा। फ्रैक्शन लेस है, फ्रैक्शन काम नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर पेन को रोको और मुझे सुनो, और मैं एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें दूंगा और उसको कभी भूलोगे नहीं। इसका वैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। आप सीधा वर्क का फॉर्मूला याद करके चलना, mgl/2n²। आप कुछ मत करना इसमें, लेकिन इसे ये भी बताऊंगा ये आता कहां से है, सिखाऊंगा तुम्हें अभी। mgl/2n² तुम्हारा ये फॉर्मूला है। n जितना फ्रैक्शन इसका नीचे लटका हुआ है 1/3 है, तो n की वैल्यू है 3 रख दो, तो mgl/18 आंसर हो गया। जो कि देखो इसमें आंसर में लिख रहा होगा mgl/18। अब ये सोचोगे सर ये आया कहां से, इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें ये पता हो कि भाई आया कहां से। तो देखो वर्क का एक एक्सप्रेशन था तुम्हारा mgh, ग्रेविटी के अधीन मोशन होती है तो वर्क का फॉर्मूला mgh होता है। अब जब तुम इस स्प्रिंग को ये मान कर चलो, जो तुम्हारी चेन है उसको ऐसे मान कर चलो कि ये मान लो कि इसका L/n पोर्शन नीचे है, L/3 ना हो गए, इसने तो 1/3 कहा था, हम मान लें 1/n पोर्शन नीचे लटका हुआ है। जब आप इसे खींचेंगे ऊपर की तरफ तो आप जो है ये देखेंगे कि इसमें हाइट क्या ली जाए, हाइट की क्या ली जाए और m क्या लिया जाए। m तो इसलिए लो m/n, क्यों लोगे m/n, उसको भी सुन लो। m/n इसलिए लोगे कि जो मास यहाँ पे लटका हुआ है, अगर उसका n/4 पोर्शन है तो मास इसका जो नीचे लटका हुआ था वो m/n था। क्लियर नहीं हुई बात। तो m को रिप्लेस कर दो m/n से, g तो g रहेगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट h हो गया। अब इस h के कंसेप्ट को सीख लो। जब ये आपका L/n यहां से यहां तक था तो इसका ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहां थी, सेंटर ऑफ मास कहां था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां थी, तो इसके आधे पे थी। तो आधा जो पोर्शन होगा इसका वो कितने पे हो जाएगा, L/2n पे हो जाएगा ये। जब आप इसे खींचेंगे तो ये ना सोचे कि यहां से यहां तक खींचना, ये माने इस पूरे पोर्शन का ये देख लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा, मिड में करेगा लाई। तो क्या कर दो, उस जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है उसे खींचने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क है, और सेंटर ऑफ मास इसके आधे पे लाई कर रहा है, तो मास तो m/n से रिप्लेस हो गया, क्योंकि यहां इस पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही, इस पोर्शन पे इस पे करेगी जो लटका हुआ है। जब आप इसको इधर को खींचोगे ना तो ये वाले पोर्शन जब तक यहां ऊपर तक जाएगा तब तक हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन ग्रेविटी के अधीन नीचे लटका हुआ है। तो यहां पे वर्क का फॉर्मूला mgh लिया, m को रिप्लेस कर दिया m/n से। क्यों बदल दिया, क्योंकि जो हमारा मास है वो जो लटका हुआ मास है वो m/n है। g को g से रखो, h की वैल्यू को L/2n कर दो, क्योंकि L/n तो ये था, इसके आधे पे सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास पे ये माना जाता पूरा मास यहाँ केंद्रित है। तो आप ये मानो जब इसको खींच रहे होगे तो यहां से जो मास यहां तक उठाने में वर्क करना पड़ेगा वो है वर्क। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई, L/2n हो गई। फॉर्मूला क्या बन गया, फिर मौज करो, फिर क्या दिक्कत है। यहां तो कुछ भी पूछे, जैसे ही तुम्हें ये फॉर्मूला पता चलेगा फिर तो तुम इंतजार करोगे कि भाई n की वैल्यू देखो कितना हिस्सा लटकाया है। अब इसे लटकाता रहेगा ये बार बार, कभी 1/3 लटकाएगा, कभी 1/4 लटकाएगा, कभी 1/5 लटकाएगा। भाई अगर 1/3 लटका रखा है तो 1/3 के लिए n की वैल्यू को 3 लगा दो। 1/4 कह दे कि 1/4 लटका रखा है तो n की वैल्यू को 4 रख दो। 1/5 कह दे, क्यों जी, फिर तो इंतजार करना ही तो रह गया, तो 5 रख दो, जो भी रखे इसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। नहीं सीख पाए, सीधा कंसेप्ट है। हाइट इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे कि जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है चेन है, ये ऐसे लटकी हुई, ऐसे लटकी हुई है ये नीचे, तो अब इसके इस वाले पोर्शन को यहां ले जाने के लिए नहीं। अब ये देखो कि इसका पूरे का पूरे मास का केंद्र कहां माना जाए, वो जस्ट किसके आधे पे होगा है। तो जब आप इसे खींच रहे होगे ना तो आप ये मानोगे पूरा का पूरा मास यहां रखा था जो हमने यहां तक उठाया है, और ये मास पूरा कितना था m/n, और उठाने का वाला पोर्शन कितना हो गया L/2n, और g से मल्टीप्लाई कर दो, ये mgh बन गया सीधा, mgl/2n² बन गया सिंपल। नहीं हाँ, जहां पे पूरा के पूरा मास इस वाले पोर्शन का जो यहां लटका रखा था
इसका कहाँ मास माना जाए? मास तो यहां भी है, मास यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह। तो पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर केंद्रित माना जाता है, और सेंटर ऑफ मास इसका जस्ट मिड में लाई करेगा। अगर मास यहां पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये L/N है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कतई बीच में होगा, वो L/2n होगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है इसमें। इसमें दो कंसेप्ट लग गए, बल्कि तीन लग गए। कैसे लगे? एक तो mgh लगा, m में भी ये हुआ कि m/n लेना है हमें, क्योंकि मास जो है वो पूरी का नहीं लेना, जो पोर्शन लटका हुआ था वो m/n है। g तो आएगा ही, h की वैल्यू देखनी है कितनी लेनी है, वो L/2n करो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। अब फिर इस पर क्वेश्चन देख लो, ये मैंने तुम्हें यहां बताई दिए, और आएंगे क्वेश्चन आ गए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, वो कहने लगे कि भाई इसका इस वाली रॉड का, वो चेन का पूछता है कि भाई इस चेन का जो आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास बताओ। तो आंसर जो है L/2n है। कहां से? यहां से, L/2n, ये हो गया। अगर ये L/3 है पूरी, तो L/6 पे होगा सेंटर ऑफ मास, सिंपल बात है। L/4 है तो L/8 पे होगा। क्लियर हो गई बात? तो कर लोगे इसे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा था मैं। थके तो नहीं हो अभी? अभी तो 3 क्वेश्चन और हैं, बस 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं, फिर तुम्हारी छुट्टी। क्यों जी? कितनी देर की हो गई वीडियो हमारी? हाँ, तो 1:10 तो जाएगी। वो तो मैं 10 मिनट में तो जब करूंगा ऐसे, जब बहुत जल्दी खींचूंगा, नहीं तो ये काम हमने 1.5 घंटे का बढ़ा रखा है। 2 नहीं 3 रह गए, 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन है। अभी हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? 7। कहने को 7 थे, लेकिन उनमें बहुत चीजें थी, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। चलो 10th से शुरू करता हूं। 10th देखो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या कहता है? 2 पार्टिकल देता है, और कई बार इलेक्ट्रॉन दे देता है, कई बार प्रोटॉन दे देता है, डिस्टेंस बताता है, और Fg और Fe की रेशो पूछता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेशो। तो Fg का जो फॉर्मूला होता है वो देखें। Fg की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स -Gm1 m2/r² होता है। अगर 2 मासिव बॉडी है, मास एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो उनके फोर्स का फॉर्मूला -Gm1 m2/r² होता है। अगर 2 चार्ज हैं Q1 Q2, उनका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ये भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, ये भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। ये चार्ज के कारण है, ये मास के कारण है। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कहलाता है, ये कूलम्स लॉ कहलाता है, और दोनों अपने आप पे लॉ होते हैं। इससे प्लेनेट और सैटेलाइट मोशन को समझाया जाता है, उनकी स्टेबिलिटी समझाई जाती है। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सब ये समझाता है। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि Fg/Fe निकालना है हमें, तो Fg/Fe कैसे निकालोगे? देखो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, G आएगा ही आएगा, m1 m2 आएगा, और यहां से Fe की वैल्यू में 1/4πε0 Q1 Q2 और r² हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू सिंपल हमारी G 6.67, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, माइनस चिन्ह हमने छोड़ दिया, क्योंकि आप देख रहे हो मॉड लगा रखा था, तो माइनस प्लस नहीं लेते फिर। तो क्या वैल्यू आ गई? 6.67 गुणा 10 की पावर -11। अब और 1/4πε0 कितना होता है बच्चों? 9 गुणा 10 की पावर 9, और m1 m2 अपॉन Q1 Q2। अब देखो यहां से जो वैल्यू हैं, अगर यहां ध्यान आप दे रहे होगे तो ऑर्डर में देखोगे तो यहां -20 बन गया। देखो ये तो 6.67 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -20, और ये तुम्हारा बन गया m1 m2 अपॉन Q1 Q2। अब तुम्हें क्वेश्चन में पता क्या देखना है? 2 प्रोटॉन की बात कहे कि भाई 2 प्रोटोनों के बीच में हमें रेशो निकालनी है, किस किस की? Fg/Fe की। तो यहां पे मास प्रोटॉन के ले लो, चार्ज
प्रोटॉन का तुम्हें पता ही है। सपोज क्या मैं प्रोटॉन के लिए केस लेकर चल रहा हूं, प्रोटॉन, इसमें दो के लिए पूछता है जनरली, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दो के लिए पूछता है। एक मैं बताई दे रहा हूं, दूसरे के लिए तुमसे कहूंगा कि इसी पैटर्न से कर लो। तो क्या आ जाएगा यहां, पावर में देखोगे, ऑर्डर देख रहा हूं मैं, 10 की पावर -20। मास प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 गुणा 10 की पावर -27। यहाँ कितना लोगे, 10 की पावर -27। Q1 Q2 कितना रखोगे, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और 1.6 गुणा 10 की पावर -19। नहीं कर पाए, कितनी आ गई, 10 की पावर -20। पावर में ही देख रहा हूं, ये तो देखो करीब करीब कट ही रहे हैं। अगर हम पावर में देखना चाह रहे हैं तो 10 की पावर कितनी बची, 54 तो ये आई और 38 ये बची। क्यों जी, 16 क्यों बचेगी भाई, 16 बच रही है क्या, चलो जी 16 बच रही है तो 16 बचा दो। 38 ये हो गई और 54 ये हो गई, 16 हो गई। तो कितना आंसर लगाओगे, अप्रोक्स में ये जाएगा। क्या पता सीखने को मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का असर बहुत कम है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, किसके लिए, दो प्रोटॉनों के लिए। सीख नहीं रहे, और इसी वैल्यू को अगर किसके लिए कहता है, क्यों जी, इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है, तो यहां पे m1 और m2 की वैल्यू को किसके लिए ले लो, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 लगा दो। बात समझ में नहीं आई, ये तो सेम ही रहेगा यहाँ पे 9.1 गुणा 10 की पावर -31 और 9.1 गुणा 10 की पावर -31 आ जाएगा। सॉल्व कर देना, क्वेश्चन निकल जाएगा। कर लोगे, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। सीखना यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ज्यादा होती है, चाहे हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसी पे लगाएं। ये याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका क्वांटा ग्रेविशन होता है, और ग्रेविशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है, बोसॉन होता है, और वो उसका रेस्ट मास 0 होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वांटा स्पिन 2 होती है, बोसॉन होता है। अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है लैब में। रेस्ट मास 0 होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो क्वांटा है वो फोटोन होता है। फोटोन भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है, उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, तैयार रखनी है, जिसका सद दे रहा था मैं इस पे। अब तुम्हारे दो क्वेश्चन और रह गए, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 6। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन लगातार आते हैं। साथ साथ फोर्सों में एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इसको भी याद रखना, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो फोर्स है। एक हालांकि काफी डिटेल डिस्कशन और भी दूंगा मैं फोर्स पे। अभी ये ना सोचें कि सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो गए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटे जाते हैं। जो जितनी भी मैं वीडियो दे रहा हूं, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से जितनी भी वीडियो, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं अप्लाइड में, जो लगातार इन पर बेसिस क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। तो उन्हीं को कर रहा हूँ, खासतौर से फिजिक्स कम्युनिटी के जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है सारी वीडियो। तो यहाँ क्वेश्चंस में ये भी याद रखें कि जो हमारा एफ होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल होता है, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम कह सकते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर हमारा होता है एफ वीक फोर्स, और फिर उसके बाद होता है हमारा एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका ऑर्डर याद रखें। और अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर -3 होता है, ये 10 की पावर -13 होता है, और ये 10 की पावर -39 होता है। इनके ऑर्डर हैं ये, ऑर्डर फोर्स के। इसका क्वांटा पाई मेसॉन होता है, इसका फोटोन होता है, इसका इंटरमीडिएट बोसॉन होता है क्वांटा, और इसका क्वांटा जो है वो ग्रेविसन होता है। ये भी पता रखें। इन दोनों की जो रेंज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फिनिटी होती है, ईएम फोर्स की इन्फिनिटी होती है, इसकी न्यूक्लियर रेंज होती है, और ये 10 की पावर -17 मीटर पे लगता है। ये भी सब चीजें पता रखें, इंपॉर्टेंट चीजें ये सब पूछी जाती हैं पेपरों में लगातार। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ी जल्दी ही डिस्कस कर दूंगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी थी -bx, एक्सेलरेशन
और एक्सलेशन जो होता है बच्चों वो होता है हमारा एफ अपॉन एम। तो एफ अपॉन एम की वैल्यू दे रखी है -bx। और वैसे भी मैं आपको बताऊं एक्सलेशन जो हमारा होता है, एक्सलेशन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि फोर्स जो हमारा रहता है उसकी वैल्यू रहती है -kx, मोशन एंजर हुक्स लॉ। तो यहाँ पे इसको एक्सलेशन अपॉन एम लिख सकता हूं, फोर्स की वैल्यू m इंटू ए इजकल टू -kx। तो एक्सलेशन जो होगा वो हमारा यहाँ बन जाएगा -k अपॉन एम इंटू एक्स। इन दोनों की कंपेरिजन कर रहे होगे तो b की वैल्यू नहीं पता चली हमें, कितनी आ गई, k/m। और k/m फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m ही तो होती है, k फोर्स कांस्टेंट और m मास। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया ओमेगा जो होगा वो √b के प्रोपोर्शनल होगा। और टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/ओमेगा इजकल टू 2π अपॉन √b। ये निकल गया टाइम पीरियड। फिर से देखें एक बार, एफ की जो वैल्यू होती है वो -kx होती है, और एफ को हम लिख सकते हैं ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन इजकल टू -kx। तो एक्सलेशन की वैल्यू -k/mx हो गई। ये एक्सलेशन दे रखा है -bx, तो b की वैल्यू k/m हो गई कंपेरिजन में। तो b की वैल्यू जब हमारी k/m हो गई, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ओमेगा √b हो गया, टाइम पीरियड 2π/√b हो गया। यही तो पूछा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा पूरा हुआ। अब एक कंसेप्ट बचा बस, उसे और कर लो, क्यों जी, बाद में तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो इन्हें। हाँ, कंसेप्ट लगता है ऐसे है कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, क्यों जी, बच्चों को भूख लग रही है बहुत देर से। क्वेश्चन नंबर 6, ए लिफ्ट वेटिंग 1000 kg, मास दे रखा है, लिफ्ट का जो वेट है वो तो बता रखा है, मास कितना 1000 kg, इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सलेशन ऑफ, एक्सलेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन पूछी है क्या होगी। देखो ध्यान रखो इसमें कि जो हमारा मास है ये mg नीचे काम करेगा, और हाँ वेट सदा नीचे की तरफ ही काम करता है, ये टेंशन ऊपर को काम करेगी, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है। तो इस पर क्या लगा दो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा दो सिंपल। तो ये बड़ा है इससे क्योंकि ऊपर जा रही है, तो -mg किसके इक्वल कर दो, ma के इक्वल कर दो। तो t हमारे पास कितना आ गया, m इंटू g+a, क्या आ जाएगा यहाँ, g कितना ले लो 9.8, और एक्सलेशन दे रखा है 1, और m कितना दे रखा है, इसे भी रख दो, बस आ गया आंसर। कितना बन गया, क्यों जी, निकालो ये 10,800 बना नहीं बना, यही बनेगा, क्योंकि 1 + 9.8 हो जाएगा 10.8, 10.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया, इतना न्यूटन में आएगा। हाँ, क्योंकि ये सारा हमने MKS में यूज किया। अब इसमें क्या क्या, अगर ये ऊपर ना जाके नीचे जाए तो यहाँ पे a को माइनस में लगा देना, -ma हो जाएगा फिर, या फिर mg - t बराबर ma कर लेना, क्योंकि फिर नीचे आ रहा है ना, अगर ये ऊपर को ना जाकर लिफ्ट नीचे को आने लगे तो mg - t बराबर ma करो, यहीं से लेके चल रहा है तो t -mg बराबर -ma करो, कोई सा कर लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। और तीसरा क्या है कि अगर लिफ्ट जो एक्सीलरेट ना करे तो टेंशन mg के बराबर होगी। तीन तो केस है इसके, अगर ये नीचे को आने लगे तो टेंशन का फॉर्मूला लगाना mg - a, अगर ऊपर को जाने लगे तो फॉर्मूला mg + a, और एक्सलेशन अगर 0 हो तो टेंशन mg। यही 3 क्वेश्चन आते हैं इस पर, तीनों को निकालने सीख लो, वैल्यूओं को पुट करने सीख लो। सीख पाए नहीं, काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, हालांकि भूखे पेट पढ़ाई तुम्हें, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारी सबकी मदद करे इस आशा के साथ के ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो ये सब जो काम देंगे तुम्हें पेपरों में,
ऐसे कंसेप्ट थे ये कि सभी कंपटीशंस में, चाहे वो किसी भी देश का कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, वहीं पर आपके कंसेप्ट के काम आते हैं। और मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन दिया है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रिवाइज भी कराई हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।